किसी भी फेस पर कोई भी युद्ध काफी सीरियस मामला होता है, खासकर कि जहां इजराइल अमेरिका इन्वॉल्व है। लेकिन ईरान के ऊपर ये जो युद्ध थोपा गया है पिछले 24 घंटों में एक चरम स्थिति की तरफ चले जा रहा है। अब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। दो बड़े बड़े चीज हुई हैं पिछले 24 घंटों के अंदर जो ये दिखा सकती हैं कि ए ये वॉर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बी इसका एक ग्लोबल फॉल आउट भी अब बिल्कुल साफ हो चुका है। पहली बात तो ऑब्वियसली है कि इस वॉर में अब न्यूक्लियर शब्द प्रयोग होना शुरू हो गया है। देशभक्त पर अगर आपने सारे एपिसोड्स हमारे देखे हैं पिछले एक महीने में, हमने कभी भी न्यूक्लियर एंगल के बारे में बात नहीं किया था क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीम रेयर कंडीशन की बात हुई थी। लेकिन अब इस एंगल के बारे में बात करना काफी जरूरी हो गया है क्योंकि ये एंगल अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। और दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अल्टीमेटली अपने आप को विजेता घोषित करने के बाद एक और अल्टीमेटम दे बैठे और ये अल्टीमेटम काफी डेस्परेट है। अगर ये अल्टीमेटम ईरान ने नहीं मानी तो आप समझ सकते हो कि अगले 24-48 घंटों के बीच में काफी ज्यादा उथल पुथल हो सकती है और भी बमबारी हो सकती है। दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आज देशभक्त पर कि क्यों ये दोनों चीजें अब युद्ध को एक नए एंगल, बहुत खतरनाक एंगल पे ले जा रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूक्लियर एंगल के बारे में बात हो रही है, बहुत ज्यादा ही गहमा गहमी है। मीडिया पर भी अगर आप खोल के देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर दिया है। ऐसा नहीं है, शायद जानबूझकर फैसिलिटी पर अटैक नहीं किया गया है। शिमोन पेरेज न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी जो डिमोना के पास है उस पर अटैक नहीं हुआ है। डिमोना जो शहर है जहां उस फैसिलिटी में काम करने वाले लोग जरूर रहते होंगे, उसको अटैक किया गया है एज अ रिटेलिएशन। नतान्स पे जिस तरीके से अमेरिका ने फिर से अटैक किया, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास थे डिमोना शहर को अटैक किया है। और यह क्यों किया गया है, एज अ मैसेज और अरद पर भी जो अटैक किया गया है वो क्यों, ये समझना काफी जरूरी है। लेकिन ये जो डिमोना पर जो अटैक है ये इतना खास क्यों है? अगर न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं है तो इतना खास क्यों है? आप सोच के देखिए, अगर कोई देश आता है और हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आसपास अटैक कर देता है तो हमारे देश का रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे है वैसे ही उनका डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट है, वहीं से जननी हुई थी। वही रिसर्च फैसिलिटी ने इजराइल को सबसे पहले 13 न्यूक्लियर वेपन्स दिए थे। वहीं से यूरेनियम ने बनकर वहां से 1967 मेरे ख्याल से इजराइल के पास तब न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। आज उसी प्लांट के पास एक बम गिराया गया है एज अ रिटेलिएशन। ईरान का मैसेज जो है वो काफी क्लियर है कि अगर मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होगा तो तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर ऑल्सो नॉट आउट ऑफ आवर रेंज। और इससे सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि इजराइल का फेम्ड जो आयरन डोम था और जो पेट्रियट और जो थर्ड मिसाइल और फलाना डिम का जो एयर डिफेंसेस थे वो कंप्लीटली कोलैप्स कर चुके हैं। सबसे प्रोटेक्टेड साइट इजराइल में अब ईरान ने उस पर धावा बोल दिया है। तो कहां गया पेट्रियट सिस्टम, कहां गया थर्ड सिस्टम? इसका क्या मतलब है कि ईरान जब भी चाहे जहां भी चाहे अब मिसाइल गिरा सकता है। ईरान का कहना है कि उनका डोमिनेशन अब इजराइल के एयर स्पेस के ऊपर है। आप फाइटर हमारे देश के ऊपर चलाते हो लेकिन हमारे मिसाइल आपके देश के ऊपर कहीं भी जाकर गिर सकते हैं। तेल अवीव पर भी मैसिव बमबारी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं यह युद्ध अब भारी पड़ रहा है जहां तक इजराइल की बात है, क्योंकि जो मिसाइल डोमिनेशन है वो ईरान का काफी ज्यादा दिख रहा है। अब इसमें दूसरा सवाल, एक तो हो गया आपका एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, उसकी सच्चाई बाहर आ चुकी है। लेकिन उससे ज्यादा कठिन पेचीदा सवाल यह है कि अमेरिका ने बम गिराया फिर से नटान्स पे, जहां ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम वहां चलता आया है, वहीं न्यूक्लियर फ्यूल एनरिच होता है। पहले भी गिराया गया है, इस वॉर के शुरुआत में भी गिराया गया है। लेकिन अब ईरान ने बोला कि बेटा बहुत हो चुका, हमने तो बोला था आपको, हमने तो आपको वार्न किया था कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। तो अब उन्होंने इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास बम गिराकर यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर आप हमें इस तरीके से छेड़ोगे, हमारे सिक्योरिटी, हमारे एनर्जी फैसिलिटीज को छेड़ोगे, तो हम भी टिट फॉर टैट अटैक कर सकते हैं। अब इजराइल के लिए यहां दिक्कत यह है कि अगर इजराइल इसका जवाब नहीं देती है तो फिर ईरान की जो प्राइमेसी है कि भाई हमने कर दिया, हमने तुम्हें डरा दिया, अब तुम चुप हो गए, वो साबित हो जाएगी। और डेटरेंस आपके पास है नहीं, यह बात साबित हो जाएगी। अगर इजराइल इस पर हिट बैक करता है, किसी तरीके का बड़ा धमाका करता है,
कोई टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल करता है, कोई छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करता है, तो सारे जो गल्फ के देश हैं, चाहे वो नेटो हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, वो काफी खिलाफ हो जाएगी। इजराइल अपने आप को काफी आइसोलेटेड पाएगा। अगर इजराइल अपने आप को आइसोलेटेड ना पाए तो वो तो फुदक रहा होगा, वो तो इच कर रहा होगा कि एक छोटा सा टैक्टिकल बॉम्ब क्यों ना हम ईरान के ऊपर गिरा दें और ये पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा। तो यहां एक कैलकुलेशन है, एक थॉट प्रोसेस है जिसको सैमसन ऑप्शन कहते हैं। वो सैमसन ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन, ये डॉक्ट्रिन इजराइल को अनुमति देती है कि अगर इजराइल फील कर रहा है कि उसका अस्तित्व खतरे में आ चुका है, उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ चुका है, उसे मॉरल ग्रेव डेंजर है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकता है। इजराइल न्यूक्लियर रिटेलिएशन करना भी चाहेगा बिकॉज अभी और कोई ऑप्शन लोगों को दिख नहीं रहा है, और जो वो लेबनान और गाजा में करता आया है उसकी बर्बरता तो उसे अलाउ भी कर देगी एक न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या सैमसन ऑप्शन यूज हो सकता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उससे कंप्लीटली पराया हो जाएगी, शायद इसीलिए अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। किस तरीके से इजराइल इस हमले का बदला लेगी, जो डिमोना पर हुआ है, जो अरद पर हुआ है, जो अटैक हुआ है, उसको अभी देखने वाली बात है। तो फोर्थ वीक की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हम रैप अप करने की बात कर रहे हैं, और उसी दिन फिर बॉम्ब गिराया जाता है नतान्स पर। और इजराइल ने और ईरान ने कंफर्म भी किया है कि नतान्स पर जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर बम गिराया है, आपने उसको फिर से स्ट्राइक किया है। और इसका लॉजिक क्या है ट्रंप का? इसके बारे में हमने आपको लाइव स्ट्रीम पर भी बताए थे। 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे और उनमें एक मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि ईरान कभी भी इन द फ्यूचर ऑल्सो न्यूक्लियर मटेरियल यूरेनियम को इनरिच ना कर पाए, इसीलिए वो बमबारी की जा रही है। पता नहीं कहां बमबारी हो रही है, सही जगह है, गलत जगह है, अंधाधुंध बमबारी चल रही है अमेरिका की, क्योंकि उनके पास टारगेट्स रह नहीं गए हैं ईरान के अंदर, लेकिन वो बमबारी करते आए हैं। आईएईए ने थैंकफुली कहा है कोई रेडिएशन लीक तो नहीं हुआ है। तो क्या वो यूरेनियम पर बमबारी हुई है, यूरेनियम एनरिचमेंट रुक गया है, हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो ईरान का टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी है, उसके तहत पहले भी हमने आपको बताया, जैसे साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक हुआ तो उन्होंने कतार के गैस फील्ड पर अटैक किया, उनके दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी गैस प्लांट को ऑफलाइन कर दिया। दुनिया भर में अभी गैस सप्लाई की किल्लत आ रही है। उसके बाद उन्होंने नतान्स पर अटैक किया, तो इन रिटर्न टिट फॉर टैट उन्होंने भी न्यूक्लियर साइट के आसपास अटैक किया है। मैसेज काफी साफ है ईरान के तरह। थैंकफुली यहां भी कोई रेडियो एक्टिव लीकेज तो नहीं हुआ है, लेकिन प्लीज रिमेंबर, ये उनके अस्तित्व पर अटैक है। न्यूक्लियर पावर इजराइल के लिए उसके एग्जिस्टेंस का एक सबूत है, उसको प्रोटेक्ट करने का एक सबूत है। आपने वहां गिराया है, ये वो रिएक्टर है जो फ्रांस के साथ सीक्रेट कोलैबोरेशन में मिलकर 1958 में खोला गया था। तो ये उनके लिए इमोटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल का क्या रिएक्शन रहेगा इस न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर। दूसरा एक और इंसान जो न्यूक्लियर वॉर खुद ही फट रहा है न्यूक्लियर बम बनकर, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी अब यह बात कह रही है, एंड आई कोट, ह्यूमैनिटी हैज सेट द स्टेज फॉर सेल्फ एनहाइलेशन। तो लोग खुद ही बात कर रहे हैं। अगर 4 हफ्ते पहले आप मुझसे पूछते कि यह युद्ध इतना बुरा छिड़ेगा, मैं बोलता नहीं। अगर 4 दिन आप पहले मुझसे पूछते, या 4 घंटे पहले भी शायद पूछते, तो मैं बोलता नहीं, न्यूक्लियर के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां कोई न्यूक्लियर नहीं जा रहा है। लेकिन वो ऑप्शन अब टेबल पर आ गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी लीड रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया को तबाह करने में। अब 48 आवर्स का डेडलाइन दिया गया है, उसमें से 8 घंटे तो निकल भी चुके हैं ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड करते समय। 48 आवर्स का डेडलाइन दिया गया है, बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई सवाल, बिना कोई कंडीशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम ईरान को खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तबाह कर देंगे, तुम्हारे देश को अंधेरे में डाल देंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये बीच बीच में उनको मिर्की के दौरे पड़ते हैं, उठ उठ कर ट्वीट कर देते हैं और पूरा दुनिया उथल पुथल में चली जाती है। अगर स्टॉक मार्केट खुला होता संडे को तो अभी बहुत बुरी तरीके से गिरा भी होता इस बयान के बाद। लेकिन ईरान लगता है कि ये सारी धमकियों में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के कुछ ही मेरे ख्याल से 3 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने भी बोल दिया, पहले भी बोला है, फिर से बोल रहे हैं, अगर तुमने ये हिमाकत की हमारे पावर प्लांट्स को अटैक करने की, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो दुगना नहीं 3 गुना होगा। और ये हम ईरान की एक नई स्ट्रैटेजी ऑलरेडी देख रहे हैं, जिससे वो उसने अपना जो अटैक
वेक्टर है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान का अब कहना है कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स को अटैक किया तो हम आपके सारे एलाइज की गल्फ में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में जो कंपनीज काम करती हैं, ये तुम्हारे अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज हैं, उनके सारे डेटा सेंटर्स, उनके सारे ऑफिसेज पर अटैक करेंगे। और तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, जो ये सारे विकसित देश हैं जो इतना तेल का पैसा कमाए हैं, इनका 90% पानी का सप्लाई समुंदर से वाटर को सेलाइन से ड्रिंकेबल बनाया जाता है। और इन प्लांट्स को अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतना असला तो ऑलरेडी ईरान के पास है। तो आप सोचिए कितनी तबाही हो जाएगी। और ईरान का कहना है कि हमारा पावर प्लांट स्ट्रक्चर अटैक अगर आप करोगे तो आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हो, हम भी फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं कहां से उसको कौन एडवाइस कर रहा है, पीक हेडसेट फेक्सेट कर रहा है या नहीं, लेकिन उसको जो एडवाइस भी मिल रहा है, उसके जो एडवाइजर्स हैं वो भी इतने ज्यादा जाहिल अनपढ़ हैं कि उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से रिटेलिएशन हो सकता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं था, हाँ, इन्होंने तो इस तरीके से रिटेलिएट कर दिया, हमको तो आशा ही नहीं थी कि ऐसे रिटेलिएट करेंगे। लेकिन पहले ही ईरान ने बोल दिया है कि इस तरीके से हमारा रिटेलिएशन होगा। अब देखने वाली बात है कि ये 48 आवर डेडलाइन, मेरे ख्याल से इंडिया टाइम की बात करें तो ट्यूसडे को रन आउट कर जाएगा, अमेरिका के टाइम आई थिंक मंडे इवनिंग को अमेरिका टाइम पर ये रन आउट कर जाएगा 48 आवर डेडलाइन। और उसके बाद अगर हॉर्मुज को ना खोला गया तो फिर क्या होगा। अब बाय द वे एक और करेक्शन यहां कर दें, डोनाल्ड ट्रंप शायद सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ईरान बार बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। फिर से ईरान ने क्लैरिफाई किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन एक्सेप्ट फॉर एनिमीज दैट आर एलाइड विद अमेरिका एंड इजराइल। अगर आप इजराइल और अमेरिका के दोस्त नहीं हो, उनसे एलाइड नहीं हो, तो आपका शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर सकता है, या तो पैसे देके, चाइनीज युआन देके, या फिर अगर आप ईरान के दोस्त हो तो फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दुनिया में भी एक फूट डालने की कोशिश हो रही है कि भैया अगर तुम अमेरिका और इजराइल की तरफ हो तो आपका बोट यहां से नहीं जा सकता है, अगर आप कहीं और से हो तो आप या तो पैसे दो या तो आप हमारे दोस्त हो तो आप यहां से जा सकते हो। एक और दिलचस्प बात, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कैसे एडवाइस मिलता है, इजराइल के न्यू पावर प्लांट्स को उड़ा देना ईरान के लिए ज्यादा आसान होगा रादर देन डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े बॉम्बर्स, B2 बॉम्बर्स आने के लिए, क्योंकि जैसा उनका पावर स्ट्रक्चर है वैसा ही पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है, वैसा ही उनका इलेक्ट्रिक पावर स्ट्रक्चर भी है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको 400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक प्लांट्स को उड़ाना पड़ेगा अगर आपको ईरान को इलेक्ट्रिसिटी से वंचित करना है। तो क्लियरली ये बहुत दिक्कत वाली बात है, डिसेंट्रलाइज्ड गैस एंड पावर स्ट्रक्चर है, और वो ही काम वो इजराइल के साथ भी कर सकता है। ये बात बार बार ईरान ने अपने बैलिस्टिक से साबित कर दिया है। मेरे ख्याल से अब कोई एक्सपर्ट ये नहीं कहेगा कि ईरान के पास अब बैलिस्टिक्स नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने जो बड़े मिसाइल्स हैं, जो ज्यादा घातक मिसाइल्स हैं, उनको बचा के रखा था और अब उन्हें स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्ध में क्लियरली ये बात समझ में आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के बात से आप यकीन नहीं कर सकते हो। जिस दिन, जिस घंटे वो बात कर रहे हैं कि वॉर को थोड़ा सा हम टोन डाउन कर रहे हैं, हम पुल आउट कर रहे हैं, हम वाइंड डाउन कर रहे हैं, वहीं उसी समय इनके बड़े बड़े बॉम्बर्स जाके नतान्स पर अटैक कर रहे थे और उसके कुछ ही घंटों बाद फिर ये 48 आवर्स वाली चेतावनी भी आती है। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन कंप्लीटली बिगड़ चुका है, या तो फिर उनके एडवाइजर्स उन्हें गलत एडवाइस दे रहे हैं कि एक बार वो शांति बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं युद्ध करो, और इसी के बीच में अमेरिका की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन क्लियरली एक बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इजराइल को डांट रहे हैं कि और कोई गैस पर फैसिलिटी पर अटैक नहीं होगा, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी का अटैक अगर जब दिया जा रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अटैक करने की बात कर रहे हैं, पावर स्ट्रक्चर को, पावर ग्रिड्स को अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी भी बदल रही है। बहुत एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रमजान का महीना अब खत्म हो चुका है, ईरान अब इस युद्ध को अगले फेज पर ले जाएगा। अभी तक ईरान डिफेंसिव पे खेल रहा था, लेकिन जब आपका थार्ड, आपका पेट्रियट, आपके डिफेंस, आपके आयरन डोम खत्म हो चुके हैं तो ईरान अब और अग्रसर होने वाला है आने वाले दिनों में। तो इसका मतलब है इस युद्ध में अभी भी बहुत अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज बाकी है। दोनों तरफ से जाने जाएंगी, निर्दोष जो हैं वो मरेंगे, लेकिन क्लियरली ये युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर देखिए ये युद्ध कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बहरेन में जो अटैक हुआ था, जो बोला गया था कि ईरानियन ड्रोन्स ने किया था, अब पता चला कि उन्हीं के फ्रेंडली फायर जो पेट्रियट मिसाइल्स थे वही जाकर एक रिहायशी इलाके में गिरा, वहां से विस्फोट हुआ। तो बहरेन में जो अटैक है वो ईरान ने नहीं करवाया था। डियो गार्सिया के बारे में भी कहा जा रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने ये अटैक नहीं कराया था, इतने दूर समुंदर में हमने ये अटैक नहीं कराया था। लेकिन देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, यू बिकम व्हाट यू हेट। हमने गाजा के जो दृश्य देखे थे,
आज इज़राइल के कुछ सड़कों को देखकर लग रहा है कि ये इज़राइल कम और गाज़ा ज़्यादा लग रहा है। जिस तरीके से गाज़ा को बर्बाद कर दिया गया था मिसाइल और एयरक्राफ्ट फायर से, उसी तरीके की हालत अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स कर रही हैं और हमें तो बहुत कम पता है क्योंकि इज़राइल काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंसर कर रहा है। लेकिन कुछ-कुछ उनके सड़कें अगर आप देखें तो वो आपको गाज़ा की तरह लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि गाज़ा को कंप्लीटली तबाह करने के बाद लेबनान में व्हाइट फास्फोरस जैसे बैंड केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बाद अब इज़राइल त्राही-त्राही कर रहा है कि हमारे ऊपर क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माने एक बड़ा बॉम्ब जो फट के छोटे-छोटे बॉम्ब होकर एक वाइड एरिया पर बरसता है। इज़राइल कहता है इससे बच्चे मारे जाते हैं, इससे निर्दोष मारे जाते हैं। वो सेना, वो देश जिसने 40, 50, 60 हज़ार लोग गाज़ा में खत्म कर दिए, 1000 से ज़्यादा लोग तो कुछ ही दिनों में लेबनान में मार डाले, वो कह रहा है कि नहीं, नहीं आपने गलत इस्तेमाल किया है वेपन, आप तो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो, आप तो बच्चों को टारगेट कर रहे हो। वही देश जिसने 16,000 से ज़्यादा बच्चे गाज़ा में मौत के घाट उतार दिया। तो ये भी आयरनी देखकर कितना फनी लगता है। ऐसा लग रहा है कि राखी सावंत कह रही है कि आइटम नंबर्स हमें नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ होती है आइटम नंबर्स। इस तरीके की हिपोक्रेसी है जो सामने आ रही है जहां तक इजराइल की बात है। अब क्या ईरान अपने अटैक्स और ज़्यादा तेज़ करेगा आने वाले हफ्ते में? ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ट्रैक करना। और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक काउंटडाउन है, जो जो एक अल्टीमेटम है, उसको भी ट्रैक करना। इस स्थिति में बस ये बोलना चाहूंगा ईरान क्या चाहता है। ईरान काफी क्लियर है, वो निगोशिएशंस नहीं कर रहा है, वो अपने टर्म सेट कर रहा है। मानना है तो मानो, नहीं तो युद्ध चलता रहेगा। कह रहा है ईरान कि हमें आयरन क्लैड गारंटी चाहिए कि और कोई फ्यूचर अटैक नहीं होगा, क्योंकि उसे भी मालूम है अमेरिका जाएगा, वापस वेपन्स बनाएगा और फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो सबसे मुश्किल तरीका है, जो डिमांड है, वो ये है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से विड्रॉ करना पड़ेगा, सारे बेसिस बंद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट में जो उसका रुतबा है वो खत्म हो जाएगा, तो पेट्रो डॉलर भी खत्म हो जाएगा, तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी चुरमुरा जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या होगा मुझे पता नहीं। एक और चीज जिसके बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है, ईरान बोल रहा है कि आपको हमें रेपरेशंस देने पड़ेंगे, हमारा जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई करेंगे आप और इजराइल। इसमें अमेरिका में एक सोल्यूशन जरूर निकला है कि ईरान का बहुत सारा ब्लॉक्ड जो पैसा है, फ्रोजन अकाउंट्स हैं, उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो वेस्ट में वो बोलेगा, अपने देश में बोलेगा हमने अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिए हैं, और ईरान अपने देश में बोलेगा कि ये रेपरेशंस हैं, ये पैसा उन्होंने दिया है एज अ पेनल्टी। तो ऐसे ही तरीके से कुछ बातचीत आगे पीछे होगी, लेकिन यूएसए का गल्फ से निकलना ये तो कल्पना से बाहर है एज ऑफ नाउ। ये कैसे होगा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सारी जो गतिविधियां हैं, डेवलपमेंट्स हैं, हम यहां देशभक्त पर ट्रैक करते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में मेरे ख्याल से और भी असैसिनेशन और बॉम्बिंग का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। लेकिन कुछ चीजें तो बहुत क्लियर हो चुकी हैं। 3 हफ्ते हो चुके, चौथे हफ्ते में हम आ चुके हैं। जो आयरन डोम जिसके बारे में बहुत गदगद करके लोग बात किया करते थे, और जिसके मैंने जिसके डंके पर इजराइल के लोग कहते थे कि अरे आ जाओ ईरान, कोई टेंशन नहीं है, हमारे मिसाइल हमें बचा के रखेंगे, वो कंप्लीटली गायब हो चुका है। आज ईरान इजराइल में चाहे तो कहीं भी मिसाइल दाग सकता है, और ये बहुत दूर का फासला है, पूरे देश को क्रॉस करके जाना होता है। तो काफी ज्यादा डोमिनेंस इन्होंने हासिल कर ली है। दूसरी चीज जो आ चुकी है बहुत क्लियरली सामने, अनफॉर्चुनेटली, ये जो डेमोक्रेटिक देश हैं, ये जो वेस्ट है, जो दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाता है, उसकी हिपोक्रेसी सामने आ चुकी है। G7 का आज एक बयान आता है। G7 क्या कहता है? G7 देश कह रहे हैं कि ईरान को ये अटैक इमीडिएटली होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जैसे कि ईरान ने अमेरिका पर अटैक किया है, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू और 40 लोगों को मार दिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, ईरान ने बच्चियों को मारा है, 170 बच्चियों को मारा है किसी स्कूल में। ये हिपोक्रेसी दिखाता है वेस्ट का कि आप नाम तक नहीं ले सकते हो अमेरिका का, आप नाम तक नहीं ले सकते हो, दोनों साइड को नहीं कह सकते हो कि भैया आपस में इस मैटर को खत्म करो, बमबारी रोको, पूरी दुनिया का फ्यूचर इन हैंड है, ईरान की गलती है, ईरान को रोकना पड़ेगा। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पेंटागन हम बहुत बार मूवीज़ में देखते हैं, और बहुत सारे मूवीज़ में हम देखते हैं पेंटागन में एनालिस्ट्स होते हैं, और वो वॉर गेम को करते हैं कि क्या सिचुएशन में क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो सवाल मैं लास्ट में बस यही पूछना चाहूँगा कि क्या पेंटागन में कोई वॉर गेम्स नहीं खेले, या डोनाल्ड ट्रंप बस सुबह उठकर जो उसका मन होता है उसी तरीके से युद्ध चल रहा है? क्योंकि अगर पेंटागन ने इसको वॉर गेम किया होता, अगर इतिहास थोड़ा पढ़ा होता, तो उनको मालूम होता वियतनाम में क्या हुआ था। उन्होंने बम बरसाए, लोगों का विल नहीं टूटा, और बम बरसाए तो लोगों का विल नहीं टूटा, और भी ज्यादा बम बरसाए तो लोगों का जो निश्चय था वो और भी दृढ़ हो गया। आप
ईरान में सत्ता के खिलाफ काफी गुस्सा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसी सत्ता को जिसको आप बचाने जा रहे थे, जनता को जिसको बचाने जा रहे थे इस सत्ता से, आज उसी जनता के ऊपर आप बम बरसा रहे हो। अब आप बोल रहे हो उसी जनता को आप अंधेरे में डाल दोगे। भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? और ऐसे बम डालोगे तो यहां की जो जनता है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो सोचने का नजरिया है, वो और भी कड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ। आप जितने बम गिराओगे आप उतने ही अनपॉपुलर हो जाओगे। ये बात अमेरिका में किसी ने ट्रंप को नहीं बताया, वियतनाम के बारे में किसी ने ट्रंप को नहीं बताया। ये थोड़ा सा असमंजस है, सोचकर भी बड़ा ऑड लगता है। लेकिन मैंने सोचा था कि चौथे हफ्ते आते आते डोनाल्ड ट्रंप का पहला ट्वीट कम से कम थोड़ा इफेक्टिव होगा, कि 4 हफ्ते में ये वॉर को वो निपटा देगा। लेकिन अब चौथे हफ्ते में ये वॉर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, जहां न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेट हो रहा है। ईरान पीछे हट नहीं रहा है, वो भी न्यूक्लियर रिटेलिएशन करने के लिए तैयार है। उधर डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे डेडलाइंस दे रहे हैं कि तुम हॉर्मुज को खाली करो, नहीं तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। ये युद्ध कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है, स्थिर होने का नाम नहीं ले रहा है, रीजनेबल होने का नाम नहीं ले रहा है। पागलपन और आगे बढ़ा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हम ट्रैक करते रहेंगे। यहाँ देशभक्त पर आपने बहुत भरोसा दिया है हमें, इसीलिए संडे के दिन पर भी बैठकर टीम अपने घर से भी काम करके आपको सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो गो टू patreon.com/theDeshbhakt, जहां आप एक मेंबर बन सकते हैं, हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।